हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अब तक हमने पढ़ा कि प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया उसमें पहले उसने ये समझाया कि उस समय मौजूद कौन कौन से शिक्षा सिद्धांत है और कहाँ कहाँ की शिक्षा, जो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा चल रही थी उस शिक्षा का पहले वर्णन किया और उसके बाद में उसने स्वयं अपना शिक्षा सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे उसने दो भागों में बांटा था। प्रारंभिक शिक्षा जो 6 से 20 वर्ष तक के स्टूडेंट्स के लिए थी और उच्च शिक्षा जो 20 से 50 वर्ष तक के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। तो इस शिक्षा से, प्रारंभिक शिक्षा से और उच्च शिक्षा से वो दार्शनिक शासक की स्थापना करना चाहता था, क्योंकि प्लेटो ने अपने विचारों में सबसे पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि जो शासन करना है, शासन करना एक कला है और उस कला को कोई ऐसे वैसे व्यक्ति द्वारा चलाया नहीं जा सकता। उसे पूर्ण रूप से सर्वांगीण रूप में स्वस्थ, शिक्षित, उच्च दार्शनिक, तर्क, द्वंद्व हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, तभी वो एक शासक बनने की योग्यता रख सकता है। ऐसा प्लेटो चाहता था और उसने इसी प्रकार के विचारधारा को बताया। तो प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो जो टॉपिक का नाम है वो तो हमें पता ही है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा जो 6 से 20 वर्ष तक है उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उच्च शिक्षा जो 20 से 50 वर्ष तक के लिए थी उसे पढ़ने जा रहे हैं। प्लेटो ने कहा कि 20 वर्ष की आयु के बाद एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में जो अनुत्तीर्ण रह जाएंगे वो उच्च शिक्षा के अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन उत्तीर्ण व्यक्ति क्या करेंगे, 20 वर्ष बाद भौतिक व क्रियात्मक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। तो भौतिक और क्रियात्मक शिक्षा का अध्ययन करने में जब वो कार्य करना शुरू कर देंगे, पढ़ाई शुरू कर देंगे, तो कुछ व्यक्ति अनुत्तीर्ण रहेंगे। जो 20 वर्ष के बाद वाली बात है, तो जो अनुत्तीर्ण होंगे, जो स्टूडेंट अनुत्तीर्ण रह जाएंगे, वो कौन सा वर्ग तैयार करेंगे प्लेटो के अनुसार, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के वो सदस्य होंगे, जो कृषक हो सकते हैं, जो मजदूर हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं या शिल्पी हो सकते हैं। तो प्लेटो के अनुसार ये उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग के व्यक्ति होंगे जो उत्तीर्ण हो जाएंगे। 20 वर्ष बाद जो उसने परीक्षा ली उसमें अनुत्तीर्ण लोग तो ये कार्य करेंगे और जो उत्तीर्ण हो जाएंगे तो उत्तीर्ण लोगों के वो उच्च शिक्षा के अधिकारी होंगे और वो उच्च शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसमें उनके शिक्षा का आधार क्या होगा, गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिषी और दर्शन कि ये 4 विषय। गणित प्लेटो का बहुत ही विशिष्ट विषय था, बहुत ही प्रिय विषय था। उसने अपनी अकादमी पर लिखा हुआ था कि ज्यामिति से अनजान व्यक्ति अंदर प्रवेश न करें, यानी कि जो गणित की ज्यामिति है, गणित के बारे में वो इतना ज़्यादा विशेषज्ञ था, तो उसे इतना लगाव था गणित से, तो वो गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिषी और दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और दर्शन शास्त्र में भी उसका पूर्ण विश्वास था और इसका वो अध्ययन करेंगे। कौन? जो उत्तीर्ण हो जाएंगे वो लोग। कितने साल अध्ययन करेंगे? 10 साल। कि जैसा भी आपका ग्रेजुएशन मात्र 3 साल का होता है, वैसे उसने उस समय उच्च शिक्षा को 10 साल का अध्ययन बताया, जिसमें इन विषय की मुख्य भूमिका रहेगी। उसके बाद जब 30 वर्ष यानी 10 वर्ष आपने शिक्षा हासिल कर ली, तो अब आप 20 से 30 वर्ष के हो गए। तो 30 वर्ष बाद पुनः एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में भी जो व्यक्ति असफल रहेंगे वो क्या बनेंगे? साधारण अधिकारी बनेंगे। प्लेटो के अनुसार वो लोग साधारण अधिकारी बनेंगे और साधारण अधिकारी असफल लोग बनेंगे, और जो लोग सफल हो जाएंगे वो पुनः 5 वर्ष के लिए और शिक्षा हासिल करेंगे
और उसमें उनके विषय क्या होंगे इस बार? गणित, न्याय, तर्क और दर्शन और द्वंद्व। ये 5 प्रमुख विषय रहेंगे। गणित, न्याय, तर्क, दर्शन और द्वंद्व। इन 5 विषय पर वो पुनः क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे 5 वर्ष के लिए। और अब इस तरह से व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा? 35 साल का हो जाएगा। तो प्लेटो की नजर में 35 साल का व्यक्ति 35 साल तक शिक्षा हासिल करता रहे। तो इस समय के बाद अब जब वो शिक्षा ही हासिल किए जा रहा है, शिक्षा ही हासिल किए जा रहा है 35 वर्ष तक, तो अब उसे व्यवहारिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान तो है ही नहीं। तो प्लेटो ने अब अगले 15 वर्ष तक, यानी कि 35 वर्ष के बाद 15 वर्ष तक उन्हें व्यावहारिक और सांसारिक जीवन की पाठशाला में पढ़ने हेतु समाज में रहने की व्यवस्था की है। और वह अब जब 50 वर्ष का हो गया, यानी 35 वर्ष तक तो पढ़ा, उसके बाद 15 साल तक वो किसमें रहा? समाज में सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा ज्ञान किया उसने। और अब वह व्यक्ति ही शासक बनने के योग्य है, शासक वर्ग का अधिकारी है। यानी इतना पेशेंस होना चाहिए व्यक्ति में कि वो 50 साल तक केवल लर्न कर रहा है, सीख रहा है, तभी वह व्यक्ति क्या होगा? शासक वर्ग का अधिकारी होगा। ऐसा प्लेटो का मानना था, मेरे विचार नहीं है, प्लेटो के विचार थे। तो प्लेटो इन विचारों को समझाता है और इसी के आगे उस शिक्षा को मानने के लिए कहता है, तभी वह अधिकारी होगा शासक वर्ग का। तो प्लेटो के शब्द क्या थे, उन्हें अब हम पढ़ लेते हैं कि प्लेटो की उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही है। 20 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवकों को भौतिक व क्रियात्मक परीक्षा देनी होगी, जिसमें अनुत्तीर्ण रहने वाले देश के सैनिक व उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। ये कृषक, मजदूर, व्यापारी, शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे तथा उत्तीर्ण व्यक्ति उच्च शिक्षा के अधिकारी होंगे। इसमें चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष होंगे और साथ ही साथ इसमें कुल या आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए प्लेटो की सोच को, उस समय भी उसमें निष्पक्ष चुनाव की बात की और आर्थिक स्थिति और कुल का भी मतलब बात उसने नहीं की, यानी समानता के अधिकार की बात भी उसने की थी। तो प्लेटो की यह शिक्षा शासक व संरक्षक वर्ग के लिए थी, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। इसके पाठ्यक्रम के विषय गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष व दर्शन शास्त्र होंगे। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें असफल विद्यार्थी साधारण अधिकारी बनेंगे व सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क व दर्शन की विशिष्ट शिक्षा दी जाएगी, जिसमें द्वंद्व भी शामिल होगा। लेकिन 35 वर्ष तक की यह शिक्षा भी अपूर्ण है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को सांसारिक व व्यवहारिक शिक्षा स्थिति का अनुभव नहीं हुआ है। अतः अगले 15 वर्ष तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त की जाएगी। अब 50 वर्ष तक की आयु तक सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले प्लेटो की सहमति से शासक बनने के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत था या प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है, उसमें उसने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और उस उच्च आदर्श की स्थिति को ही उसने सर्वोत्कृष्ट माना है। और उसने ये बार बार समझाने का प्रयास किया कि ना कुल का कोई फर्क पड़ता है, ना स्त्री और पुरुष में शिक्षा दोनों को देनी चाहिए, यानी समानता की बात उसने कही। और उसके बाद में कि शासन एक कला है, इसलिए जो शासक है
उसका उसे शिक्षा, ज्ञान, गणित, तर्क, दर्शन, ज्योतिषी, द्वंद्व हर कार्य में उच्च और निपुण होना चाहिए। और उस निपुणता के बाद यदि व्यवहारिक और जीवन की कठिनाइयों को झेलने में वो असमर्थ रह जाता है तो फिर अगले 15 वर्ष तक उन्हें भी झेलने के लिए वो उसे समाज में रहने के लिए भेजता है। तो इस प्रकार से 15 साल और आयु जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो 50 वर्ष का व्यक्ति क्या होगा, वो उच्च शिक्षा का अधिकारी है, इसलिए वो शासक वर्ग में शामिल होगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं इसी में कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जैसे हमने पढ़ा कि 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग था प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 20 वर्ष तक के आयु के लिए था, और जो उच्च शिक्षा थी वो 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों के लिए था। और उसका आदर्श क्या था कि वो क्या चाहता था, उससे उच्च शिक्षा से एक शासक वर्ग तैयार कर रहा था, और वो शासक वर्ग विशिष्ट होगा जो सभी कार्यों में निपुण होगा, चाहे वो बात नैतिकता की हो, चाहे वो बात चरित्र की हो, चाहे आध्यात्मिकता की हो, या चाहे द्वंद्व की ही क्यों ना हो। तो हर प्रकार के कार्यों में निपुणता के बाद उसने शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं बताई। तो विशेषताएं नंबर 1 क्या थी कि शिक्षा राज्य द्वारा पूर्ण रूप से अनिवार्य रूप से नियंत्रित होगी, कि जो भी शिक्षा करवाई जाएगी उसका पाठ्यक्रम निश्चित होगा राज्य के द्वारा, और राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ये जो शिक्षा है वो दी जाएगी और राज्य द्वारा ही पूर्ण उस पर नियंत्रण होगा। दूसरी बात उसने कही विशेषताओं में कि राज्य द्वारा इस शिक्षा से उनको मिलेगा क्या, शिक्षा से उन नागरिकों के चरित्र में सुधार होगा, ऐसा उसका मानना था। तीसरी विशेषता की हम बात करते हैं कि नागरिकों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास, यानी कि प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास हो। और सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या होता है कि वह नागरिक शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो, बीमार, रोगी, कुपोषण से सहित ना हो, वो अलग हो बिल्कुल। तो शारीरिक रूप से वो अच्छा हो, बेहतर हो, मानसिक रूप से भी उच्च हो, और आध्यात्मिक रूप से भी उच्चता लिए हुए हो। तो ये तीनों ही वजह से उसका जो नागरिक है वो भी काफी बलिष्ठ है और ज्ञानवान है। अगला प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत है कि उसका उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना था, कि जैसा उसने बताया शिक्षा सिद्धांत में कि प्रत्येक अपने कार्य को करता रहे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, शिक्षा को पूर्ण रूप से ज्ञान करे, जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार से श्रेष्ठ हो। तो उससे क्या होगा, हमारा राज्य कैसा होगा, एक आदर्श राज्य होगा। और यही उद्देश्य रहा था शिक्षा का, चाहे वो शिक्षा प्राथमिक हो और चाहे वो शिक्षा उच्च हो। अगली विशेषता है स्त्री व पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था, कि प्लेटो ने उस जमाने में भी ये भेदभाव नहीं किया। हम देखते हैं कि आज तो वर्तमान में तो शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, इसलिए बेटे और बेटियों में शिक्षा में जो है असमानता नजर नहीं आती, दोनों को समान रूप से शिक्षा दिलवाई जाती है। फिर भी कुछ परसेंटेज आज भी ऐसी है वर्तमान में भी कि बेटियों को सामान्य शिक्षा दिलाई जाती है और बेटों को उच्च शिक्षा दिलवाई जाती है। तो उस समय प्लेटो ने इन सब में भेदभाव नहीं किया और समानता के अधिकार का पूरा पालन करते हुए स्त्री व पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की। अगला है धर्म व नैतिकता उच्च स्थान पर, कि प्लेटो ने अपने सिद्धांत में धर्म को और नैतिकता को सदैव ही उच्च स्थान दिया है, क्योंकि चाहे हम कितने भी उच्च शिक्षित व्यक्ति क्यों ना हो, हमारी शिक्षा का प्रभाव हमारी नैतिकता में, हमारे चरित्र में दिखाई देना चाहिए।
ऐसा मानना था प्लेटो का कि यदि वो शिक्षा बेकार है जो हमें नैतिकता का पतन जिसमें हो जाता है, या जो उच्च शिक्षा है या धर्म की जो हमारी मान्यताएं हैं वो धर्म से बहुत ही निम्न स्तर पर आ जाती हैं। अगला है शासन कला है, अतः जो शासक वर्ग है उसे विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसा आलोचकों का मानना है, या बहुत लंबी प्रक्रिया उसने बनाई कि इतने साल तक उच्च शिक्षा दी जाएगी, और उच्च शिक्षा का यदि शिक्षित होता ही जाएगा, व्यक्ति होता ही जाएगा। हमारे यहाँ तो वर्तमान में तो 20 साल का बच्चा हुआ नहीं और वो अपने आप को ऐसा समझने लग जाता है कि अरे मैं कमाता नहीं हूँ, या माँ बाप भी समझने लग जाते हैं, लेकिन वो 50 साल तक पढ़ाता ही रहता है कि नहीं वो पढ़ता रहेगा। उससे क्या होगा कि जो शासक वर्ग उसने तैयार किया है वो शासक वर्ग श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठता को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और वो प्रशिक्षण कैसे होगा? बार बार अभ्यास करने से। यदि बार बार अभ्यास करवाएंगे हम उस चीज का, उसे प्रशिक्षित करेंगे, तो वो शासक वर्ग एक श्रेष्ठ शासक वर्ग बनेगा। अगली विशेषता है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कि जैसे हम शिक्षा को 20-25 साल तक का अपने जीवन में स्थान देते हैं कि 20-25 साल बाद हम शिक्षा से इतिश्री कर लेते हैं और फिर हम अन्य कार्यों में लग जाते हैं। तो प्लेटो का ऐसा मानना नहीं था। प्लेटो ने कहा कि ये कोई आयु वर्ग के हिसाब से या कोई हमारे जीवन का कुछ समय ही नहीं है जिसमें हमें शिक्षित होना है। जीवन की प्रक्रिया को अल्प प्रक्रिया नहीं है, ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन भर हमें उसे निभाना ही होगा। तो यदि हम इस शिक्षा को, उच्च शिक्षा को एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं, तो हम देख सकते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत था वो काफी उच्च स्थिति प्राप्त सिद्धांत था। और उसने इस सिद्धांत में शिक्षा को मनोवैज्ञानिक व विज्ञान का भी उसमें बहुत ही विशिष्ट भागों में उसने बांटा था, और इसका जो सर्वांगीण विकास वो चाहता था प्रत्येक नागरिक का, वह उसने अपनी शिक्षा सिद्धांत में उसे भी बहुत विशिष्ट स्थान दिया। और इसमें उसने ये बात भी बार बार दोहराई है कि शासन एक कला है, या यह अल्पकालिक कार्य नहीं है, यह आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसे निरंतर चलना ही होगा। जब निरंतर ये चलती रहेगी प्रक्रिया, तो जो शिक्षित व्यक्ति है वो अपनी विशिष्ट विशेषताओं के द्वारा, अपने उच्च चारित्रिक विकास के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव छोड़ेगा जिससे क्या होगा, आदर्श राज्य की स्थापना होगी। तो सारी की सारी बातें यदि प्लेटो की सच हो जाती तो शायद यूनान का जो समय चक्र रहा है या यूनान का जो इतिहास रहा है, शायद वो कुछ अलग होता।